स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव आज आप लोगों को फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन में अर्ध आवर्ती कटिबंधों से किसी बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों की कला और अर्ध आवर्ती कटिबंधों के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम की जो कैलकुलेशन है वो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कला की बात करता हूँ। तो उसके लिए मैंने ये फिगर आप लोगों के सामने रखा है। इस फिगर के अंदर यहाँ जो Mn को रिप्रेजेंट कर रहा है ये nth हाफ पीरियड जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी त्रिज्या का मान Rn है। इसकी बिंदु P से जो एवरेज डिस्टेंस है उसका मान b+2n-1 λ/4 है। यहाँ पॉइंट P है, इसकी जो बिंदु O है इससे दूरी b रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगल थीटा n, ये जो nth जोन है उससे बनने वाला जो एंगल है इस P से, अर्थात तरंग संचरण की दिशा से और अभिलंब के बीच बनने वाला जो एंगल है उसको थीटा n नाम दिया गया है, जिसको तिर्यक कोण के रूप में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अर्धावर्ती कटिबंधों से इस बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों की कला क्या होगी, कैसे होगी, इस पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। हम जानते हैं कि तरंगाग्र पर स्थित सभी बिंदु समान कला में होते हैं, अर्थात सभी बिंदुओं से एक ही समय द्वितीयक तरंगें उत्सर्जित होती हैं, किंतु इन बिंदुओं से P तक के पथ की लंबाइयाँ अलग अलग हैं। अतः इनसे द्वितीयक तरंगों के पहुँचने के समय वे तरंगों की कलाएं अलग अलग होती हैं। चूँकि दो क्रमागत अर्ध आवर्ती कटिबंधों से बिंदु P पर पहुँचने वाली तरंगों के बीच पथांतर λ/2 होता है, अर्थात कलांतर कितना होता है, पाई रेडियन होता है। अतः विभिन्न अर्ध आवर्ती कटिबंधों से निर्दिष्ट बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगें क्रमानुसार विपरीत कला में होती हैं। एकांतर कटिबंध से, जैसे पहले, तीसरे, पांचवें आदि या दूसरे, चौथे, छठे आदि से आने वाली तरंगिकाएं समान कला में पहुंचती हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं तो उसमें आता हूं अर्ध आवर्ती कटिबंधों के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम। इस फिगर को हमें ध्यान रखना है और इस फिगर को ध्यान रख करके कुछ बातें अपने को स्मरण रखनी हैं। वो क्या हैं? प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि अर्ध आवर्ती कटिबंधों के कारण बिंदु P पर तरंग का आयाम कुछ बातों पे निर्भर करता है। अब वो बातें कौन कौन सी हैं मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अब यहाँ उसमें देखिए कि जो पहला है, कौन सी बात है कि ये फर्स्ट जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, यहाँ पहली जो चीज़ है वो है कि कटिबंध के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि मैं आयाम को E0 के द्वारा रिप्रेजेंट करूँ, E0 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आयाम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा किस बात पर डिपेंड करता है कि बिंदु P से
कटिबंध की औसत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है। तो सेकंड में इसको किस तरह लिख सकता हूँ कि ई नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर x रिप्रेजेंट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ हाफ पीरियोडिक जोन्स फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है। तीसरा देखिए किस बात पे डिपेंड करता है, थर्ड, बिंदु P पर कटिबंध से पहुंचने वाली तरंग की कला पर निर्भर करता है। थर्ड ये निर्भर करता है, कला पर निर्भर करता है, कला पर निर्भर, अर्थात यदि एकांतर अर्थात पहली, तीसरी, पांचवी यदि ये तरंगे होती हैं तो समान कला में होती हैं, और जैसे पहली और दूसरी जो अर्धावर्ती कटिबंध से पहुंचने वाली तरंगें होती हैं वो कैसे होती हैं, विपरीत कला के अंदर होती हैं। इसी तरह से यहाँ ये, और चौथी बात जिस पे डिपेंड करता है, जिसको मैंने पहले बताया था, तो यहाँ ये किस पे डिपेंड करता है, तिर्यकता पे भी डिपेंड करता है। ये फोर्थ ये पॉइंट ये इसमें आ जाता है, ये किस में आ गया, फोर्थ पॉइंट के रूप में मैं इसको लिखूं तो यहाँ जो थीटा एन है, इस थीटा एन पे किस तरह डिपेंड करती है, ये 1 + cos थीटा एन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात E0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 + cos थीटा एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। अर्थात मैं इन सबको मिला देता हूँ तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ ये जो E0n है, nth यदि उसके लिए ले रहे हैं, अर्धावर्ती कटिबंध के लिए लेते हैं, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बी लैम्डा हो गया, पाई बी लैम्डा हो गया। किसके समानुपाती और 1 + cos थीटा एन के समानुपाती है, cos थीटा एन। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एवरेज डिस्टेंस के, अर्थात b + 2n - 1 × λ/4। तो यहाँ ये जो आयाम है, ये आयाम इन बातों पे और निर्भर करता है। अब ये इन चीज़ों पर निर्भर करता है, जिससे कटिबंध का क्रमांक यदि बढ़ता जाता है तो प्रेक्षण बिंदु पर जो तरंग पहुंचती है, जो उसका आयाम है वह घटता चला जाता है। अब यहाँ जो आयाम क्या होगा उसको यदि हम देखते हैं तो मान लेते हैं कि जो पहला, दूसरा, तीसरा और वह nवां कटिबंध है, उनसे P पर पहुंचने वाली तरंगों के आयाम क्रम से मैं लिख लेता हूँ कि मान लिया कि इसका मान है E01, E01 पहले का लिख दिया, इसी तरह दूसरे का लिख दिया E02 लिख दिया, इसी तरह से तीसरे का लिख दिया E03 लिख दिया, इसी तरह से E0 ये En लिख देता हूँ, ये nth का En लिख दिया। ठीक इस प्रकार कटिबंधों का क्षेत्रफल समान है, परंतु तिर्यकता और दूरी ये क्या है, कम होती जाती है, दूरी में वृद्धि से ये दूरी भी बढ़ती है और यहाँ ये तिर्यकता भी बढ़ती जाती है, जिसके कारण से क्या होती है, आयाम के अंदर कमी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, E01 > 2 E02, यहाँ ये E02 बड़ा हो गया इससे, E03 से, और इसी तरह से यहाँ ये E0n तक ये क्रम से घटता जाता है आयाम। तो अर्थात इसके अंदर E0 सर्वाधिक होता है, फिर उसके बाद में उससे कम E02 होता है, उससे कम E03, इस तरह से लगातार कम होता हुआ आयाम चला जाता है। एवं दो क्रमागत प्रतिबंधों से P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य कालांतर कितना होता है, पाई रेडियन होता है। अतः यदि E0 की बात करें, इनका जो परिणामी मान की बात करते हैं, E0 = क्या आ जाएगा, E01 - E02, क्योंकि विपरीत कला के अंदर है, प्लस E03
यहाँ माइनस E04, और इस तरह से कहाँ तक चला जाएगा, ये n तक चला जाएगा, ये -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू E0n। ऐसे इसको ये परिणामी आयाम इस तरह से मिल जाता है। क्रमागत कटिबंधों से उत्पन्न आयाम क्रम से घटते जाते हैं, अतः सम संख्यक आयामों को क्रम से निकटवर्ती विषम संख्यक आयामों के माध्य के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अर्थात इसी को मैं लिख सकता हूँ कि E02 क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E01 प्लस E03 अपॉन 2 हो गया। इसी तरह E04 को क्या लिख दूंगा, E03 प्लस E05 अपॉन 2, इन दोनों का एवरेज वैल्यू के लगभग मिल जाता है। E06 किसके लगभग आ जाता है, E05 प्लस E07 अपॉन 2 के अप्रोक्सीमेट आ जाता है। इसलिए यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ कि E0 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसलिए E0 इक्वल टू E01, रीअरेंज कर सकते हैं इसको, प्लस अब यहाँ मैं इसको थोड़ा सा वो लिख देता हूँ, E01/2 दोनों मिलकर के क्या बन गए, E01 हो गया, माइनस E02 कर देता हूँ क्योंकि विपरीत फेज के अंदर है, और प्लस E03 अपॉन 2 ये हो गया। अब प्लस आगे इसी तरह से आ जाएगा, प्लस क्या आ गया, E03 अपॉन 2 माइनस E04 और प्लस E05 अपॉन 2, और आगे इसी तरह से चलता रहेगा nth उस तक। तो लास्ट में जहाँ परिणामी है, क्योंकि बीच का ये एवरेज है, इसलिए यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में जो बचता है वो क्या बच जाता है, -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 E0n/2। यहाँ तो अर्थात पहला पद ये E01/2, और जो अंतिम पद ये क्या, -1 n रेज़ टू पावर -1 E0n/2, ये टर्म इसके अंदर बच जाते हैं। तो यहाँ परिणामी जो आयाम है अर्थात E0 कितना मिल जाता है, E0 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E01/2 प्लस -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू E0n/2। यदि कटिबंध सम संख्या में है तो यहाँ क्या जाता है, E01/2 सम संख्या के लिए क्या जाता है, सम के लिए इसको लिख सकता हूँ, अर्थात E0 इक्वल टू E01/2 माइनस E0n/2 आ जाता है। यदि यही विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ, विषम के लिए ये आ जाता है, ये विषम के लिए E0 इक्वल टू E01/2 प्लस E0n/2। अर्थात व्यवहार में n का मान बहुत अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ E0n का मान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, अर्थात तिर्यकता का मान भी क्या हो जाता है, काफ़ी अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ ये जो आयाम का मान है E0n, इस E0n का मान क्या होता है, E01 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। अर्थात इस कारण क्या लिख सकते हैं इसको, E0 इक्वल टू E01/2। इस प्रकार समतल तरंगाग्र के सामने स्थित किसी बिंदु P पर संपूर्ण तरंगाग्र के कारण परिणामी आयाम का मान प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण आयाम का आधा होता है। ये हम इससे समझ सकते हैं। अब देखिए तीव्रता का मान कैसे निकालते हैं, लेकिन जो तीव्रता होती है, तीव्रता क्या रहती है, तीव्रता आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है, अर्थात I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 स्क्वायर। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर P बिंदु पर P का मान, बिंदु P पर तीव्रता का मान क्या होगा, इसलिए I
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E01/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ इसका मान कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E01² या अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, या बिंदु P पर तीव्रता केवल प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध से उत्पन्न तीव्रता की 1/4 होती है। अर्थात जो पहला अर्धावर्ती कटिबंध की जो तीव्रता होती है बिंदु P पर, उसकी 1/4 उस संपूर्ण तरंगाग्र के कारण से पहुंचने वाली तरंगों के कारण से तीव्रता हो जाती है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।